सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों और मेरे छात्र छात्राओं, आप सभी के प्रेम का, सहयोग का और सुझावों का मैं आर के पंकज हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों का जो प्यार हमारे इस मंच को मिल रहा है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कंट्रासेप्टिव मेथड के टेम्पोररी वे का, टेम्पोररी फॉर्म का जिक्र किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया कि हम कौन कौन से परंपरागत तरीकों का सहारा लेकर गर्भ धारण करने से बच सकते हैं, जिसमें रिदम या सेफ पीरियड मेथड था, इसके बाद लैक्टेशनल एमेन्योरिया था, बैरियर मेथड था और आईयूडी अर्थात इंट्रायूटेरिन डिवाइस इत्यादि थे। आज के इस टॉपिक पर, आज के इस वीडियो में मैं आपके बीच ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड और अन्य दूसरे जो विधि होते हैं जिनमें परमानेंट मेथड आता है उसे मैं लेकर आया हूं। मित्रों, मैंने यहाँ 8वें रूप में ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड अर्थात मुखीय गर्भ निरोधक विधि के बारे में जानकारी देने का कार्य किया है। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है, यह फिजियोलॉजिकल होता है जो गोली के रूप में लिया जाता है। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया? फिजियोलॉजी कहते हैं किसको? शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं, कार्यकी कहते हैं। तो उन्हीं फिजियोलॉजिकल कार्य पर यह अपना प्रभाव डालता है। यह दो प्रकार के होते हैं, दो रूपों में मिलते हैं। शुरुआती दौर में जो गर्भ निरोधक गोली आई वह कंबाइंड पिल्स के रूप में आई और बाद में जो इसका साइड इफेक्ट देखने को मिला या इसके साइड इफेक्ट के जितने इम्पैक्ट थे, जो इसका प्रभाव व्यापक था, उस व्यापक प्रभाव को थोड़ा कम करने के लिए या उससे बचे रहने के लिए उसके बाद मिनी पिल्स के रूप में भी गर्भ निरोधक गोलियां आई। ए नंबर में मैंने लिखा है कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स क्या होता है? यह प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोग है, यानी दोनों के इन गोलियों में दोनों का समावेश रहता है। और यह कैसे लिया जाता है? एमसी शुरू होने के 5वें दिन से, यानी एमसी के 5वें दिन से शुरू करते हुए 21 दिन तक लगातार, बीच में कोई इंटरवल नहीं, 21 दिन तक लगातार एमसी के 25वें दिन तक इसे लेते हैं। एमसी मतलब हम लोग समझ रहे हैं स्त्रियों में होने वाला रजोचक्र या ऋतुस्राव। ऋतुस्राव के 5वां दिन से इसको स्टार्ट करते हैं, लगातार 21 दिन तक लेते हैं। तो 21 दिन तक लेने के बाद ये क्या हो जाता है? 25 दिन टोटल बन जाता है, 20 दिन और 5 दिन 25 दिन पर जाके इसको क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। तो इस प्रकार से हर महीने इसको लिया जाता है, लगातार लिया जाता है। प्रोजेस्टेरोन एलएच के उत्पादन को और एस्ट्रोजन एफएसएच के उत्पादन को घटाता है। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके उत्पादन को घटाता है और एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके उत्पादन को ये क्या करता है? घटाता है। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं, ये दोनों हार्मोन आपको क्या करते हैं? ये दोनों हार्मोन ओवम सेकेंडरी ओसाइट के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ
इसके वजह से आपको ओवुलेशन की क्रिया होती है। तो इन सारी चीजों को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद यदि निर्धारित नियमानुसार अगर हम नियमानुसार यहां मैंने लिखा है निर्धारित नियमानुसार, अगर निर्धारित नियमानुसार यानी जो इसको लेने का समय अंतराल है, विधि है, अगर उस समय अंतराल या दिन के अनुसार किसी दिन अगर गोली को खाना हम भूल जाएं और हमको बाद में याद आए तो 2 गोली एक बार में खाई जा सकती है। यह गर्भ निरोधन के लिए आवश्यक हार्मोन स्तर को बनाए रखता है, यानी जो हमारे गर्भ को ठहरने से रोकते हैं उन हार्मोनों के स्तर को, लेवल को ये क्या करता है, बना करके रखता है। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं, देखिए मुख्य रूप से आते हैं माला डी, माला एन और माला एन, ये 3 आते हैं। पर्ल भी आता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य गोलियां हैं जैसे ट्राइक्लिलर, ऑर्थोनोवम, ये सभी लिए जाते हैं और ये प्रतिदिन खाया जाने वाला गर्भ निरोधक गोली होता है। मिनी पिल्स सेकंड में हम देखेंगे, चूंकि कंबाइंड पिल्स का कुछ जो है बैड इम्पैक्ट था, प्रभाव था, इसको देखते हुए बाद में मिनी पिल्स लाया गया। इसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन रहते हैं, लेकिन इसका निर्माण जो गोली किया जाता है उस गोली में केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है। यह प्रतिदिन बिना किसी अंतराल के लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारा हर महीना 30 दिन होता है, 30 दिन में ये 25 दिन लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको यह 21 दिन तक इसको लगातार लेते हैं, लेकिन यहाँ 21 दिन लेने के बाद हमें क्या बचा, 9 दिन हम इसको गैप कर सकते हैं, यानी गोली को कंबाइंड पिल्स को नहीं खाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेली लिया जाने वाला, रूटीन वाइज लिया जाने वाला जो है क्या है, मिनी पिल्स गोली होता है। इसके बहुचर्चित नाम में सहेली आता है, जो नॉन स्टेरॉइड गोली है। आपको कितना बार आईएससी के एग्जाम में और दूसरे नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सहेली नॉन स्टेरॉइड गोली है जिसे सेंटोक्रोमेन कहते हैं। यह प्रारंभ में 3 माह तक प्रत्येक सप्ताह 2 बार लिया जाता है, बाद में अन्य महीनों में प्रत्येक सप्ताह 1 बार लिया जाता है। यानी शुरुआत में जो है जब लड़की कोई प्यूबर्टी धारण करती है तो इसको क्या करते हैं, 3 महीने तक लगातार लेते हैं और 3 महीने प्रत्येक सप्ताह यानी हर सप्ताह 2 बार लेते हैं, और बाद का जो इसका एक बार हम खा लिए सप्ताह में 2 बार, उसके बाद अन्य जितने भी महीने होते हैं उन सब महीने में प्रत्येक सप्ताह 1 बार लिया जाता है। इसका निर्माण सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI अर्थात लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने किया था। इसका निर्माण, सहेली का निर्माण कहाँ हुआ है, लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान या केंद्र में इसका निर्माण हुआ है। कंबाइंड नोट में मैंने लिखा है, कंबाइंड पिल्स में चूंकि एस्ट्रोजन रहता है और प्राप्त आंकड़ों से ऐसा पता चलता है कि इसके उपयोग से स्तन कैंसर और दूसरे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः केवल प्रोजेस्टेरॉन वाले मिनी पिल्स बनाए गए हैं। चिकित्सक प्रसव अर्थात शिशु उत्पत्ति के बाद भी इसे इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, जिससे दुग्ध स्राव बढ़ जाता है। यानी जब बच्चे डिलीवर हो जाते हैं तो डिलीवरी के बाद भी चिकित्सक इसको खाने के लिए सलाह देता है, ताकि माँ के स्तन से जो है दूध की मात्रा ज्यादा दूध वो माँ का स्तन स्रावित करे, यानी उसमें लैक्टेशन की मात्रा जो है बढ़े। इसलिए गर्भ धारण करने को रोकने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और गर्भ धारण हो गया, बच्चा जन्म ले लिया और बच्चे को हमें स्तनपान करवाना है, तो ज्यादा बच्चे को जो है दूध उपलब्ध हो, माँ का दूध प्राप्त हो, इसके लिए भी डॉक्टर जो है मिनी पिल्स लेने की सलाह देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ओरल कंट्रासेप्टिव
मेरे प्यारे मित्रों, मैंने गर्भ निरोधक गोली में दो प्रकार की गोली अर्थात कंबाइंड पिल्स और मिनी पिल्स के बारे में बताया। आखिर ये दोनों गर्भ निरोधक गोली जो होता है वह किस प्रकार से गर्भ धारण को रोकता है, कौन कौन से लेवल पर वह अपना कार्य संपादित करता है, उसके प्रभाव क्या होते हैं, उसे मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है। मैंने यहाँ लिखा है, गर्भ निरोधक गोली निम्नलिखित प्रकार से अपना कार्य करती है अर्थात प्रभाव डालती है। पहला स्टार अंड निक्षेपण, जिसे हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं, ओव्यूलेशन को घटाना तथा रोकना। अगला पॉइंट एंडोमेट्रियम में होने वाले परिवर्तन तथा गर्भ आरोपण को रोकना। तीसरा पॉइंट सर्विकल म्यूकस में होने वाले परिवर्तन को क्षीण करना यानी कमजोर करना। नेक्स्ट पॉइंट शुक्राणु गति को मंद करना यानी धीमा करना तथा रोकना। और लास्ट पॉइंट अंडवाहिनी नली, जिसे फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं, के श्रावण क्रिया को घटाना एवं उसमें शुक्राणु गमन को रोकना। इस प्रकार से ये अलग अलग लेवल पर गर्भ निरोधक गोली अपना कार्य करती है। अगला मैंने नम्मा पॉइंट आपको बतलाया है कि गर्भ निरोधक के कौन से तकनीक हैं, उनमें इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में ईसीपी कहते हैं, इसका तात्पर्य आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली होता है। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इमरजेंसी कंडीशन में लिया जाने वाला गोली। तो जब इमरजेंसी कंडीशन है तो ये कौन कौन से इमरजेंसी कंडीशन हो सकते हैं जिसमें कि उन संभावित कंडीशनों में हमें ईसीपी लेना जरूरी पड़ जाता है। तो देखिए, पहला में लिखा है असुरक्षित यौन संबंध, या मान लीजिए कि दो मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं और उनको बाद में एहसास हो कि हम दोनों में संबंध बनाने के दौरान कुछ असुरक्षित कार्य हो गए हैं, हम लोग असुरक्षा का पालन कर लिए, इससे हो सकता है कि हमारे होने वाले बच्चे में या हमें किसी प्रकार का दुष्परिणाम, हानिकारक प्रभाव का सामना करना पड़े, तो वैसे कंडीशन में हम लोग ईसीपी लेते हैं। दूसरा जबरन यौनाचार, यानी कोई स्त्री है, उस स्त्री के साथ अगर रेपिंग का केस हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, तो वैसे कंडीशन में भी हमें जो है ईसीपी लेना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भ ठहरने से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभाव। मान लीजिए डॉक्टर ने मना किया स्त्री को कि आप गर्भ धारण नहीं करने के योग्य हैं, इससे आपको या आपके होने वाले बच्चे को किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है, और यह बात स्त्री भूल गई या स्त्री को पता नहीं है और वह जो है आपको गर्भ धारण कर ली, और गर्भ धारण करने के बाद उसे कुछ समय के बाद यह जानकारी मिला, यह पता चला कि मैं गर्भवती हूं, तो वैसे कंडीशन में जब डॉक्टर सलाह दे देते हैं कि आपके गर्भ ठहरने से आपको नुकसान हो सकता है, आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में एक निर्धारित समय के अंतर्गत हम गर्भ को समाप्त भी कर सकते हैं, उसे हम लोग अबॉर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अन्य गर्भ निरोधन तकनीक को असफल हो जाने पर, यानी मान लीजिए किसी ने यौनाचार किया, संबंध स्थापित किया और संबंध स्थापित दौरान उसने कंडोम का इस्तेमाल किया, या किसी स्त्री ने जो है मान लीजिए किसी प्रकार का आपको जो है कॉपर टीयर का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी प्रकार से किसी लेवल पर वह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया और गर्भ ठहर गया, तो वैसे कंडीशन में भी जो है इमरजेंसी पिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए कोई डेली कंट्रासेप्टिव पिल्स खा रही है, कोई स्त्री डेली जो है गर्भ निरोधक गोली खा रही है और गोली खाने के बाद उसको जो है किसी दिन वो गोली खाना भूल जाती है या गोली अपना असर नहीं दिखला पाता है और उसको बाद में जो है अपना पता चलता है, तो वैसे कंडीशन में भी जो है इमरजेंसी पिल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखिए, यह क्वाइटस के बाद अगली सुबह ले जाने वाली गोली, यानी जब हम संबंध स्थापित किए, जब हम मैथुन किए, संगम किए, तो वैसे कंडीशन में अगला जो सुबह आएगा उस अगले सुबह हमें ये गोली लेने की सलाह दी जाती है, इसलिए इसे हम मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहते हैं। 2002-2003 से इमरजेंसी पिल जो है भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है। असुरक्षित यौन संबंध के 5 दिनों यानी 120 घंटे के अंदर आईयूडी इस्तेमाल कर लेने पर भी हमारे गर्भ ठहरने की जो संभावना होती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हम लोग हटा सकते हैं। एग्जाम्पल में इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में एल्ला वन जो है
यूलिप्रिस्टा एसीटेट जिसमें प्रोजेस्टेरोन के कार्य को रोकने की क्षमता होती है, यह अंड निक्षेपण को रोकता है। सेक्स करने के बाद 5 दिनों के भीतर इसे लेना होता है, तभी यह प्रभावी होता है। मानव निर्मित संश्लेषित प्रोजेस्टेरोन के विकल्प के रूप में लेवोलेनी का इस्तेमाल होता है। इसमें लेवोनोर्जेस्ट्रल अर्थात एलएनजी रहता है, इसे 3 दिनों के अंदर लेना होता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स में और भी कौन कौन से पॉइंट आएंगे उसे हम लोग आगे देखेंगे। मित्रों, यहां मैंने ईसीपी के प्रभाव को दर्शाया है, अर्थात इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या प्रभाव डालता है या क्या कार्य करता है, उसको मैंने यहाँ लिखा है। फर्स्ट पॉइंट में अंड निक्षेपण को देर से करना यानी ओवुलेशन की क्रिया को यह धीमा कर देता है। निषेचन को रोकना, फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। गर्भ आरोपण को रोकना अर्थात इम्प्लांटेशन को ये रोक देता है। नोट में आपातकालीन गोली नियमित रूप से लिए जाने वाले गोली के इस्तेमाल में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालता। अगर कोई व्यक्ति जो जनरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है जैसे माला डी, माला एन, सहेली, ये सब खा रहा है और खाने के बाद बीच में ही उसे ईसीपी लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, अर्थात इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो वह अगर गोली खा भी लेता है तो उससे जो दूसरी गोलियां दैनिक रूप से ली जा रही थी, माला डी, माला एन या सहेली, उसके व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इससे दुष्परिणाम नहीं निकलता है। वह जो है उसके खाते हुए अगर आवश्यकता पड़ जाए तो ईसीपी का इस्तेमाल कर सकता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है स्त्री। एग्जाम्पल में आई पिल्स अनवांटेड 72 आई पिल जो है 72 घंटे के अंदर दिया जाता है, सेक्स करने के 72 घंटे के अंदर लेना पड़ता है। नोरल, नारगाइनॉन, ओबिडॉन, माइफेप्रिस्टोन इत्यादि जो होते हैं ये सब ईसीपी के दवाएं हैं। अगला
नंबर मैंने दिया है 10th में, सबक्यूटेनियस स्किन इम्प्लांट अर्थात उपत्वचीय रोपण। यह केवल प्रोजेस्टीन वाला 6 छोटे सुई के आकार का होता है, जिसका साइज 34 mm इंटू 20 इंटू 4 2 इंटू 4 mm होता है। अर्थात 34 mm जो है और 2.4 mm के साइज वाला यह प्रोजेस्टीन से बना हुआ 6 छोटा सुई के आकार का डिवाइस है, या कह सकते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड है, जिसे केहूनी के ऊपर, यानी ये केहूनी हम देख रहे हैं, इसके ऊपर बाजू में यहाँ पर जो है त्वचा के अंदर इसको लगा दिया जाता है, जो धीमी गति से प्रोजेस्टेरोन का जो है कई वर्षों तक स्राव करता रहता है। और इस स्राव के वजह से हमारे स्त्री के शरीर में जो गर्भ धारण की संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे अंड निक्षेपण ओवुलेशन जिसे कहते हैं, शुक्राणुगमन यानी मूवमेंट ऑफ स्पर्म, गर्भ आरोपण अर्थात इम्प्लांटेशन, ये सारी क्रियाओं को ये रोक देता है। यह सुरक्षित होता है और लंबे समय तक प्रभावी होता है। नॉरप्लांट 5 वर्षों तक और इम्प्लेनॉन 60 mg लेवेनॉर्जेस्ट्रल वाला डिसोजेस्ट्रल 3 वर्ष तक गर्भधारण को रोकता है। ये तो आपको कुछ मैंने सबक्यूटेनियस स्किन इम्प्लांटेशन के बारे में बताया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट टेम्पोररी मेथड के अंतर्गत इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव, जिसे हम लोग डिपॉट फॉर्मुलेशन भी कहते हैं, ये आते हैं। सुई के माध्यम से इसे लेते हैं, या सुई के माध्यम से लेकर के इसको हम जो है शरीर के अंदर लंबे समय तक के लिए इसको डाल देते हैं। यह शरीर के अंदर सुई के माध्यम से लिया जाने वाला कंट्रासेप्टिव मेथड है, जो प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न का सुई से तैयार किया जाता है। डिपॉड मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, जिसको DMPA कहते हैं, प्रत्येक 3 महीने पर 150 mg या 6 महीने पर 300 mg इसे लेना रहता है। नॉरएस्थिस्टेरोन एन्थेस्टेट NETEN को प्रत्येक 2 महीने पर 200 mg लेना पड़ता है। भारत में डिम्पा बहुत चर्चित प्रचलित एक गर्भ निरोधक गोली है, जो गर्भ निरोधक सुई है, जो 3 महीने तक गर्भ धारण को रोकती है। और डिपोट फॉर्मुलेशन द्वारा बहुत सारे ऐसे भी आए हुए हैं सुई, जिसमें कि अगर हम उसे लेते हैं तो 3 से 4 वर्षों तक के लिए, यानी एक लंबे समय के लिए गर्भ धारण की संभावना से बच सकते हैं। इसके बाद ये सारे टेम्पोररी मेथड जो होते हैं वो मैंने यहाँ बता दिया। इसके बाद हम लोग जो है परमानेंट मेथड, जिसको सर्जिकल मेथड कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे। मित्रों, यहाँ मैंने ECP के प्रभाव को दर्शाया है, अर्थात इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या प्रभाव डालता है या क्या कार्य करता है, उसको मैंने यहाँ लिखा है। फर्स्ट पॉइंट में अंड निक्षेपण को देर से करना, यानी ओवुलेशन की क्रिया को यह धीमा कर देता है। निषेचन को रोकना, फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। गर्भ आरोपण को रोकना अर्थात इम्प्लांटेशन को ये रोक देता है। नोट में आपातकालीन गोली नियमित रूप से लिए जाने वाले गोली के इस्तेमाल में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालता। अगर कोई व्यक्ति जो जनरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है, जैसे माला डी, माला एन, सहेली, ये सब खा रहा है और खाने के बाद बीच में ही उसे
ईसीपी लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, अर्थात इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो वह अगर गोली खा भी लेता है तो उससे जो दूसरी गोलियां दैनिक रूप से ली जा रही थी, माला डी, माला एन या सहेली, उसके व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इससे दुष्परिणाम नहीं निकलता है। वह जो है उसके खाते हुए अगर आवश्यकता पड़ जाए तो ईसीपी का इस्तेमाल कर सकता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है स्त्री। एग्जाम्पल में आई पिल्स अनवांटेड 72 आई पिल जो है 72 घंटे के अंदर दिया जाता है, सेक्स करने के 72 घंटे के अंदर लेना पड़ता है। नोरल, नारगाइनॉन, ओबिडॉन, माइफेप्रिस्टोन इत्यादि जो होते हैं ये सब ईसीपी के दवाएं हैं। अगला नंबर मैंने दिया है 10th में, सब क्यूटेनियस स्किन इम्प्लांट अर्थात उपत्वचीय रोपण। यह केवल प्रोजेस्टीन वाला 6 छोटे सुई के आकार का होता है जिसका साइज 34 mm इंटू 20 इंटू 4 2 इंटू 4 mm होता है, अर्थात 34 mm जो है और 2.4 mm के साइज वाला यह प्रोजेस्टीन से बना हुआ 6 छोटा सुई के आकार का डिवाइस है, या कह सकते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड है, जिसे केहुनी के ऊपर, यानी ये केहुनी हम देख रहे हैं इसके ऊपर बाजू में यहां पर जो है त्वचा के अंदर इसको लगा दिया जाता है, जो धीमी गति से प्रोजेस्टेरोन का जो है कई वर्षों तक स्राव करता रहता है। और इस स्राव के वजह से हमारे स्त्री के शरीर में जो गर्भ धारण की संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे अंड निक्षेपण, ओवुलेशन जिसे कहते हैं, शुक्राणुगमन यानी मूवमेंट ऑफ स्पर्म, गर्भ आरोपण अर्थात इम्प्लांटेशन, ये सारी क्रियाओं को ये रोक देता है। यह सुरक्षित होता है और लंबे समय तक प्रभावी होता है। नॉरप्लांट 5 वर्षों तक और इम्प्लेनॉन 60 mg लेवेनॉर्जेस्ट्रल वाला डिसोजेस्ट्रल 3 वर्ष तक गर्भधारण को रोकता है। ये तो आपको कुछ मैंने सबक्यूटेनियस स्किन इम्प्लांटेशन के बारे में बताया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट टेम्पोररी मेथड के अंतर्गत इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव, जिसे हम लोग डिपॉट फॉर्मुलेशन भी कहते हैं, ये आते हैं। सुई के माध्यम से इसे लेते हैं या सुई के माध्यम से लेकर के इसको हम जो है शरीर के अंदर लंबे समय तक के लिए इसको डाल देते हैं। यह शरीर के अंदर सुई के माध्यम से लिया जाने वाला कंट्रासेप्टिव मेथड है, जो प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न का सुई से तैयार किया जाता है। डिपॉड मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, जिसको DMPA कहते हैं, प्रत्येक 3 महीने पर 150 mg या 6 महीने पर 300 mg इसे लेना रहता है। नॉरएस्थिस्टेरोन एन्थेस्टेट NETEN को प्रत्येक 2 महीने पर 200 mg लेना पड़ता है। भारत में डिम्पा बहुत चर्चित प्रचलित एक गर्भनिरोधक गोली है, जो गर्भनिरोधक सुई है, जो 3 महीने तक गर्भ धारण को रोकती है। और डिपोट फॉर्मुलेशन द्वारा बहुत सारे ऐसे भी आए हुए हैं सुई, जिसमें कि अगर हम उसे लेते हैं तो 3 से 4 वर्षों तक के लिए, यानी एक लंबे समय के लिए गर्भ धारण की संभावना से बच सकते हैं। इसके बाद ये सारे टेम्पोररी मेथड जो होते हैं वो मैंने यहाँ बता दिया। इसके बाद हम लोग जो है परमानेंट मेथड, जिसको सर्जिकल मेथड कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे। मेरे मित्रों, यहां मैंने परमानेंट मेथड अर्थात अस्थायी विधि, जिसे सर्जिकल मेथड अर्थात शल्य क्रिया विधि कहा जाता है, उसे लिखा है। मित्रों, यह एक ऐसी विधि है जिसको अपना लेने के बाद दंपति यानी नर और मादा केवल अपने आपसी प्रयास से संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि यह विधि एक बार अपना लेने के बाद संतान उत्पन्न करने की जो नेचुरल विधि है,
जिसमें किसी टेक्निक का मेडिकल जो टेक्निक उपलब्ध है, जो किसी प्रकार से असक्षम दंपति को भी संतान सुख देने में सहयोग करते हैं, उन टेक्निक के बिना कोई भी दंपति, कोई भी हस्बैंड और वाइफ संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। यह विधि आमतौर पर तब अपनाई जाती है जब किसी भी दंपति को, किसी भी कपल को पहले से ही संतान है और वह अब अधिक संतान की चाहत नहीं रखता है। इस विधि को अपनाने में ऑपरेशन करवाना पड़ता है, यानी चीर-फाड़ करवाना पड़ता है, जिसके वजह से पुरुष में स्पर्म का रिलीज होना, स्पर्म का उत्पत्ति होना या स्पर्म के गुजरने का जो रास्ता है, वह गुजरने का रास्ता को रोक देना, स्त्री में अंडाणु की उत्पत्ति को रोक देना या अंडाणु के गमन की गति को, जो गति करती है जिस रास्ते से, उस रास्ते में रुकावट ला देना, या जहां स्त्री में निषेचन होने की संभावना है, उस निषेचन के संभावना को, उस नली को अवरुद्ध कर देना, ये सारी क्रियाएं इसमें की जाती हैं। इसे हम लोग बंध्याकरण या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अगर पुरुष में अपनाया जा रहा है तो मेल स्टेरिलाइजेशन, और अगर स्त्री में अपनाया जा रहा है तो इसे फीमेल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। देखिए, यहां मैंने ए और बी में पुरुष में किस प्रकार से बंध्याकरण अपनाते हैं, मेल स्टेरिलाइजेशन करते हैं, उसे मैंने यहाँ दर्शाया है। ए में वैसेक्टोमी अर्थात शुक्र वाहिका उच्छेदन, जिसमें लिखा गया है कि इसमें पुरुष के शुक्र वाहिका अर्थात वास डिफरेंस के एक छोटे से हिस्से को स्क्रोटम, जिसे वृषणकोश कहते हैं, पर छोटा चीरा लगाकर निकाल दिया जाता है। निकाला किसे जाता है? वास डिफरेंस के छोटे से टुकड़े को काट कर निकाल दिया जाता है। और निकालने का मार्ग कौन होता है? स्क्रोटम के पास में चीरा लगाते हैं, कट करते हैं और वहां से जो है अंदर जाकर के शुक्रवाहिका नली को निकाला जाता है। तब शुक्रवाहिका नली को छोटे से हिस्से को निकाल देने के बाद बाकी जो शेष हिस्सा होता है उसको कसकर बांध देते हैं, जिस कारण से शुक्राणु नर जनन तंत्र में गुजर नहीं पाता है, गुजरने का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कैस्ट्रेशन, जिसको बंध्याकरण कहते हैं। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि वैसेक्टोमी को पुरुष नसबंदी भी कहा जाता है। नस को रोक देना, नस को बांध देना, पुरुष नसबंदी भी इसे हम लोग कह सकते हैं। कास्ट्रेशन बंध्याकरण, बंध्याकरण में क्या किया जाता है? इसमें वृषण यानी टेस्टिस को शल्य क्रिया द्वारा पुरुष शरीर से निकाल दिया जाता है। और हम जानते हैं कि टेस्टिस द्वारा ही स्पर्म का उत्पत्ति होता है, शुक्राणु की उत्पत्ति होती है। तो जब शुक्राणु की उत्पत्ति ही पुरुष में नहीं होगी तो उसके गति करने का या उसके निषेचन करने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रकार से उसमें जो है प्राइमरी गोनेड जो होते हैं, उसे ही हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, उसे ही हम लोग क्या करते हैं? कास्ट्रेशन के द्वारा टेस्टिस को पुरुष के शरीर से अलग कर देते हैं। अब यहाँ मैंने सी, डी और ई ये तीनों जो लिखा है, ये स्त्रियों में अपनाया जाने वाला फीमेल स्टेरिलाइजेशन है। सी में मैंने ट्यूबेक्टोमी के बारे में बताया है, जिसे नलिका उच्छेदन या डिंब वाहिनी छेदन भी कहते हैं। इसमें स्त्री के वेजाइना या योनि द्वारा अथवा एब्डोमेन में एक छोटा सा चीरा लगाकर फैलोपियन ट्यूब अर्थात डिंब वाहिनी नली, जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, के छोटे से हिस्से को काट कर निकाल देते हैं। उसके बाद ओविडक्ट के शेष हिस्से को बांध देते हैं। डी में ओवरिएक्टोमी अंडाशय उच्छेदन कहते हैं, जहां पुरुष में वृषण को, टेस्टिस को निकाल दिया जाता है, जिससे शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, गैमेट का निर्माण नहीं होता है। उसी प्रकार से स्त्री में ओवरी को, अंडाशय को निकाल दिया जाता है, जिसके वजह से उसमें ओवम का निर्माण, सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण नहीं होता है, फीमेल गैमेट का निर्माण नहीं होता है। इसमें मैंने लिखा है शल्य क्रिया द्वारा अंडाशय ओवरी को काटकर स्त्री शरीर से अलग कर देते हैं, जिससे अंडाणु निर्माण ही नहीं होता है। और लास्ट ट्यूबल लाइगेशन, नलिका रोधन कहते हैं। स्त्रियों में अपनाया जाने वाला एक प्रकार से नसबंदी है। इसमें क्या करते हैं? स्त्री नसबंदी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नसबंदी शब्द जो होता है वो पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। टेलीस्कोपिक यंत्र लेप्रोस्कोप द्वारा अंडवाहिनी नली के मार्ग को सिलास्टिक रिंग की मदद से लूप बनाकर अवरुद्ध कर देते हैं। इस कारण अंड निक्षेपण नहीं होता, यानी उसको जो है इस प्रकार से लूप बना दिया जाता है, गोलाकार इस प्रकार से जो है, मान लीजिए ये डिंब वाहिनी है, ये डिंब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब है, इसको क्या करते हैं? इस डिंब वाहिनी को इस प्रकार से कर देते हैं, इस प्रकार से जो है उसमें लूप बना देते हैं
लूप बना करके यहाँ पर जो है एक सिलास्टिक रिंग के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो एक तो ये मुड़ा हुआ है जिसके कारण से गमन की जो यहाँ पर मतलब रास्ते हैं वो रास्ते में रुकावट आ जाता है। दूसरा, इसको बांध देने से पूर्णतः जो होता है वह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिसके वजह से अंड का आगे बढ़ना या उसमें निषेचन का कार्य होना ये नहीं हो पाता है। इस प्रकार से ट्यूबल लाइगेशन की क्रिया स्त्री में संपन्न होती है। ये जो यहाँ मैंने लास्ट जो गर्भ निरोधकता अर्थात कंट्रासेप्टिव मेथड होता है उसे मैंने यहाँ बताया है, जिसे एमटीपी अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहते हैं, या इसे इंड्यूस्ड एबॉर्शन अर्थात प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं। मित्रों, एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत सारे किताबों में एबॉर्शन का हिंदी गर्भपात और मिसकरेज का हिंदी भी गर्भपात लिख दिया गया है। भले दोनों का हिंदी कुछ भी हो, लेकिन एबॉर्शन और मिसकरेज में कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं, कुछ अंतर पाए जाते हैं। मिसकरेज हम किसे कहते हैं? अगर किसी स्त्री को दुर्घटनावश अनजाने में नहीं जानने के कारण गर्भ में जो बच्चा है वह बच्चा नष्ट हो जाता है, उसे हम लोग मिसकरेज कहेंगे। मान लीजिए कोई स्त्री है, उस स्त्री ने कोई भारी वजन उठा लिया है, कोई ऐसा पारिश्रमिक कार्य किया है जिसके वजह से उसके बच्चे को नुकसान पहुंच गया है, कुछ ऐसा भोजन ले लिया है, कुछ ऐसा खा लिया है अनजाने में जिसके वजह से उसके बच्चे को नुकसान पहुंच चुका है, वह बच्चा एबॉर्ट हो गया, वह बच्चा नष्ट हो गया, तो उसे हम लोग मिसकरेज कहें। लेकिन अगर हम जानबूझकर किसी से सलाह मशवरा करके खुद या चिकित्सक के निरीक्षण में, उनके संरक्षण में, उनके प्रिस्क्रिप्शन के तहत अपने बच्चे के एबॉर्ट करते हैं, गर्भ को गिराते हैं, तो उसे हम लोग एबॉर्शन कहेंगे। तो दोनों में अंतर होता है। देखिए,
सर्वप्रथम श्री शांतिलाल शाह के प्रयास से 10 अगस्त 1971 में एनटीपी एक्ट बना, यानी एमटीपी से संबंधित अधिनियम कानून बना। 1 अप्रैल 1972 में इस अधिनियम को कानूनी रूप से लागू कर दिया गया। अप्राकृतिक मातृ मृत्यु दर को रोकने अर्थात मुख्यतः असुरक्षित गर्भपात, मां की कुल मृत्यु का 8.9% को अंकुश लगाने के लिए 2002-3 में इसे रिवाइज किया गया। रिवाइज किया गया का मतलब हो गया कि 1972 में यह कानून लागू हुआ, लेकिन इसके बाद इस कानून की बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिली। फीमेल फोर्टिसाइड अर्थात गर्भ में पल रहे जो बच्ची है, यानी अगर पता चल गया बच्चे के जन्म लेने से पहले पता चल गया कि बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उसका सेक्स, उसका लिंग जो है स्त्री है, तो हम क्या किए, कन्या को भ्रूण हत्या कर दी। ये देखा गया। या बहुत सारे कंडीशन में देखा गया कि इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। तो वैसे दुरुपयोग को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए कुछ नियम में संशोधन 2002-3 में किया गया। 2002-2003 में जो संशोधन हुआ उसके तहत ऐसा कानून बना कि अगर कोई भी एमटीपी कानून को तोड़ता है तो जो व्यक्ति गर्भपात करवाया है, स्त्री हो या पुरुष या उसके घर वाले हो, उन्हें 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। जिस डॉक्टर ने इसे किया है उसके लाइसेंस को, उसके डॉक्टरी लाइसेंस को, उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता है। 1 लाख रुपये का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये सारी नियम, कानून, शर्तें बनाई गई। और इसके अलावा विश्व में जितने भी गर्भावस्था होते हैं, जो भी लोग प्रेग्नेंट होते हैं, उन प्रेगनेंसी के तहत 20% लोगों में, 20% महिलाओं में अर्थात 1/5 स्त्रियों में गर्भपात हो जाता है। और जो गर्भपात होता है वह प्रति वर्ष लगभग 40 से 50 करोड़ होता है। पूरे विश्व में 40 से 50 लोग एमटीपी का सहारा लेते हैं, गर्भपात का सहारा लेते हैं। इस प्रकार से, एक प्रकार से गर्भपात का जो डाटा है वो मैंने आपको प्रस्तुत किया। अब देखिए गर्भपात किन स्थितियों में किया जाता है, ये मैं आपको यहाँ पर नहीं लिखा हूं, लेकिन मैं आपको बतला देता हूं। गर्भपात आखिर आप सोचे कि किस स्थिति में किया जा सकता है। कुछ लीगल कंडीशन हो सकते हैं, कुछ इलीगल कंडीशन हो सकते हैं जिसमें कि गर्भपात किया जा सकता है। लीगल कंडीशन में क्या क्या आ सकता है, मान लीजिए गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, अगर हमने उसको चेक करवाया अल्ट्रासाउंड के द्वारा या एमनियोसेंटेसिस कुलभेदन के द्वारा, यह पता चल गया कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसमें किसी प्रकार का दिव्यांगता है, उसके अंगों में किसी प्रकार की विकृति है, कोई अंग नहीं है, या उसे कोई जेनेटिकल रोग है, आनुवांशिक रोग है, जन्मजात रोग है, अगर ऐसा पता चलता है तो हम डॉक्टर के कहने पर लीगल प्रोसीजर के द्वारा उस बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं, एमटीपी के द्वारा उस बच्चे को समाप्त कर सकते हैं। एक वजह यह हो गई लीगल प्रोसीजर। दूसरा, मान लीजिए कोई स्त्री के साथ रेपिंग का केस हुआ, लेकिन वह ध्यान नहीं दे पाई, वह उलझनों में फंसी हुई रह गई, उसने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि शायद इससे गर्भ भी ठहर सकता है, और वैसे कंडीशन में उसको गर्भ ठहर गया, तो वह इंड्यूस्ड एबॉर्शन एमटीपी का सहारा ले सकती है। इसके बाद मान लिया जाए किसी स्त्री ने जो गर्भ निरोधकता का जो उपाय होता है, जो उसके तरीके, जो उसके मेथड होते हैं, उस मेथड का उसने इस्तेमाल किया, लेकिन मेथड का इस्तेमाल करने के बाद भी उसे गर्भ ठहर गया और 3 महीने पर उसे पता चला कि मुझे गर्भ ठहरा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या कर सकता है, 3 महीने से पहले गर्भ को गिरा सकता है। तो ये सारे जो होते हैं वो लीगल प्रोसीजर होते हैं। लेकिन इन लीगल प्रोसीजर में कहीं भी अगर ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका लिंग क्या है, वह चाइल्ड जो है, बेबी जो है, वह मेल है कि फीमेल है, बच्चा है या बच्ची है, और यह बच्ची जान करके हम उसको अबॉर्ट कर रहे हैं, तो वो इलीगल हो जाता है, वो कानूनी अपराध हो जाता है। और डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं या जब किसी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पर हम लैब में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, लिखा हुआ रहता है कि अल्ट्रासाउंड द्वारा गर्भ जांच करवाना अपराध नहीं है, लेकिन गर्भ में पल रहे लिंग का पता लगाना अपराध है, ये लिखा हुआ रहता है। तो इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए एमटीपी सामान्यतः 3 माह अर्थात 12 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने हेतु एक चिकित्सक की सलाह पर किया जा सकता है। 12 सप्ताह यानी 3 महीने का गर्भ है, तो हम उस गर्भ को समान रूप से गिरा सकते हैं और इससे स्त्री के स्वास्थ्य पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है।
साथ ही साथ बच्चे का अभी निर्माण होना शुरू हुआ है, प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए आसान भी होता है बच्चे को एबॉर्ट करना। इसके लिए केवल एक डॉक्टर का सलाह, एक डॉक्टर का जो है अनुमति काफी होता है। और इसमें कौन सी दवा ली जाती है? माइप्रिस्टल, प्रिसल या मीसोप्रिस्टल, माइप्रिस्टल या मीसोप्रिस्टल, माइप्रिस्टल या मीसोप्रिस्टोन, माइप्रिस्टोन, माइप्रिस्टोन, इसे कहते हैं माइप्रिस्टोन, प्रिस्टोन या मीसोप्रिस्टोन या टैमोक्सिलेन लिया जाता है, जबकि सर्जरी के तहत सक्शन, इवैक्यूएशन या डायलेशन एवं इवैक्यूएशन किया जाता है। ये दवाएं होती है। अब ये दवा कैसे लिया जाता है, ये नीचे हम आपको पॉइंट में जो है दर्शाए हैं, वो हम वहां पर बतलाएंगे। जबकि सर्जरी के तहत सक्शन, इवैक्यूएशन, सक्शन मतलब क्या हुआ? बच्चे को चूस करके निकालना, यानी बच्चे को तोड़ा जाता है सर्जरी के द्वारा। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जितना लेट करेंगे ना बच्चे को एबॉर्ट करना उतना ही डिफिकल्ट भी हो जाता है और बच्चा काफी तैयार हो चुका होता है। माँ के स्वास्थ्य पर, माँ के जीवन को भी खतरा पहुंचने का डर रहता है। इसके लिए बच्चे को खंड खंड तोड़ा जाता है। जो गर्भ में जो भ्रूण है, जो फीटस बन चुका है, उसको खंड खंड तोड़ा जाता है। उसके पैर को, उसके हाथ को, उसके शरीर के दूसरे पार्ट को, उसको तोड़ तोड़ करके जो है निकालना पड़ता है, उसको डाइल्यूट करके निकालना पड़ता है। लगभग 5 माह अर्थात 20 सप्ताह के गर्भ को गिराना खतरनाक एवं असुविधाजनक है। इसके लिए 2 चिकित्सक के लिखित सुझाव और कानूनी प्रक्रिया द्वारा अनुमति की आवश्यकता होती है। इसमें दवा के रूप में प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये एक प्रकार का आपको हार्मोन होता है, या ऑक्सीटोसिन ड्रिप लिया जाता है, जबकि सर्जरी में हाइस्टेक्टोमी विधि अपनाई जाती है। एमटीपी पिल्स में 5 गोलियां रहती हैं। बाजार में एमटीपी पिल्स भी मिल चुके हैं। अगर डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं और डॉक्टर को लिख के दे दिया, बहुत सारे लोग मतलब क्या कहता है बिना डॉक्टर की अनुमति के भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एमटीपी पिल्स के रूप में एक प्रकार का किट जो है बाजार में उपलब्ध है, जिसमें 5 गोलियों का संकलन होता है। इन 5 गोलियों में एक गोली जो रहता है वो माइप्रिस्टोन का रहता है, 200 mg माइप्रिस्टोन 200 mg। इसको प्रथम सुबह में, सर्वप्रथम इसी को जो है सुबह में भोजन के बाद लेते हैं। एक गोली हमने इसको खा लिया, खा लेने के बाद 4 गोली बच गया। 4 गोली जो होता है वो आपका क्या होता है? 4 गोली जो रहता है वह मीसोप्रिस्टोल का रहता है। एक गोली माइप्रिस्टोन का रहता है और 4 गोली मीसोप्रिस्टोल का रहता है। प्रथम दिन हम क्या किए? माइप्रिस्टोन को खा लिए भोजन करने के बाद सुबह में। उसके 2 दिन के बाद 2 गोली जो रहता है मीसोप्रिस्टोन का, उसको लेते हैं और वो दोनों गोली को क्या कर लेते हैं हम लोग? जीभ के नीचे या गले के पास में उसको हम लेकर के उसको चूसते हैं, ताकि वो क्या हो जाए? धीरे धीरे डिजोल्व हो जाए, वो घुलता चला जाता है। आधा घंटा तक उसको हम डिजोल्व कर लेंगे, जीभ के अंदर जब लेंगे तो आधा घंटा में घुल जाएगा। अगर आधा घंटा में नहीं घुला, उसका कुछ भाग रह गया, तो उसको चबा सकते हैं, लेकिन आधा घंटा तक उसको कम से कम जीभ के नीचे रखना पड़ता है, या उसको जो है हमारे क्या कहता है गले के पास में उसको रखना पड़ता है, मुंह में। उसके 3 घंटे के बाद फिर हमें 2 गोली और जो बच गया है मीसोप्रिस्टोन का, उसे हम लोग क्या करते हैं? फिर 2 गोली को खा लेते हैं। इस प्रकार से 4 गोली मीसोप्रिस्टोन का और 1 गोली माइप्रिस्टोन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब ये गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं तो पेट में बहुत जोर का ऐंठन उत्पन्न होता है, बहुत जोर से दर्द उत्पन्न होता है, ब्लीडिंग आता है। और यह ब्लीडिंग शुरुआत में लंबे मतलब काफी ज्यादा होता है, ब्लीडिंग काफी हैवी ब्लीडिंग होता है और धीरे धीरे लगभग 1 सप्ताह तक जो है थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होते रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो गर्भ में बच्चा तैयार हो गया है, उस बच्चे को डिजोल्व करके, उस बच्चे को तोड़कर खंड खंड करके डाइल्यूट करके उसको धीरे धीरे उसको भेजाइना के रास्ते, जहां से एमसी बाहर निकलता है, वहां से जो है आपको उसको बाहर निकाला जाता है। वो खुद व स्वतः निकलता चला जाता है। ये इस प्रकार से आपको बाजार में उपलब्ध एमटीपी किट है। और आज मैंने आपको मित्रों जो भी गर्भपात का, जो भी गर्भ निरोधन का विधि होता है, चाहे वो अस्थायी हो और अस्थायी हो, उन दोनों को मैंने आपको विस्तार के साथ बतलाया। अगले वीडियो में हम आपके बीच लेकर आएंगे कि पुरुष और स्त्री किन वजह से गर्भ
या बच्चे को उत्पन्न करने में, पुरुष बच्चे को उत्पन्न करने में और स्त्री जो है गर्भ धारण करने में या अंडे का उत्पादन करने में या निषेचन करने में सक्षम नहीं हो पाती है। कौन कौन से स्टेज, कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से पुरुष या स्त्री गर्भ धारण करने में, बच्चे को उत्पन्न करने में अपने आप को असक्षम पाती है। उन सारी विषयों को मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ इन विधियों के बाद हम किस प्रकार से एक निसंतान दंपति को संतान का सुख दे सकते हैं, उसके लिए बाजार में चिकित्सा के क्षेत्र में कौन से मेथड अपनाए जा रहे हैं जो बहुत चर्चित हैं और उन मेथड का क्या अचीवमेंट है, क्या उसकी उपलब्धियां हैं, क्या उसके जो है एडवांटेज हैं, वो सारी चीजों को मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप अपने आर के पंकज सर को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद,